एक मिनट, पहले 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 मेरी बात सुनो। थोड़ा सा हम एक दिन समय से रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करेंगे आज ही, और कोशिश करेंगे कि इलस्ट्रेशंस ऑलमोस्ट सारे फिनिश कर दें हम। ठीक है, आज ही। ठीक है, और इतना आसान चैप्टर है कि जैसे कैपिटल के पूरे एफएम में इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे मुश्किल है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं तो जीवन में स्टैट्स बड़ी मुश्किल लगेगी, होगी आपको? नहीं लगी थी? सबसे इजी स्टैट्स, बस इसी यही सुनना था मुझे बच्चों से, तो मतलब ये चैप्टर आज ही खत्म। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, क्या है ये? कुछ भी नहीं। लेकिन जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल बजटिंग के साथ मिक्स होके आएगा, कभी इनफ्लो आउटफ्लो समझ रहे थे हम, है ना? अब आएगा, देखो कैसे आएगा, देखिए। नहीं, ये बिल्कुल आसान है कैपिटल बजट। इसमें खास बात क्या है, अभी कभी भी आपसे ना तो आउटफ्लो निकलवाएगा, कभी भी ना तो आपसे इनफ्लो निकलवाएगा, कभी भी ना तो आपसे बोलेगा टैक्स स्टेटमेंट दिखाओ, सैलवेज वैल्यू, कुछ नहीं। वो कहता है हम आपको इनफ्लो आउटफ्लो देंगे, आपको स्टैट्स आती है ना, बस इसमें यूज करके दिखाना। और वो आपने बोला मुझे कि स्टैट्स आती है, स्टैट्स आती है, आपने बोला कि वो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैट्स। हाँ, प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन पे आएगी बस, प्रोबेबिलिटी बस, बाकी बाकी सब आएगा इसमें, देखो। और प्रोबेबिलिटी में भी क्या है, सिक्का नहीं उछलवाएगा, वो देगा निकाल के, देखो कैसे। देखो देखो देखो, पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ए एंड बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। बस यही तो नहीं आता था, यही आ गया क्वेश्चन में। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। डिस्काउंट रेट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। कैलकुलेट क्या करना है आपको? देखो मेन चीज है कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी के एनपीवी और इस एनपीवी में क्या डिफरेंस है बताओ? यहां पर वर्ड कौन सा दिया है? कई बार क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि इन वाले प्रोजेक्ट्स में क्या बोलते हैं कि देखिए, जैसे जरा हमने कहा कि 1 साल तक चलेगा ये प्रोजेक्ट। कितने साल की इंफॉर्मेशन? सिर्फ 1 साल की, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटीज दी हुई है? 5 पॉसिबिलिटीज दी हुई है। इसका मतलब यहां पर ये है कि मान लीजिए कि हम 8,000 इनकम कमाएंगे, मतलब 1 साल के बाद जो हमें आने वाला इनफ्लो है वो 8,000 है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 10%। 1 साल के बाद हमें जो इनफ्लो आने वाला है वो 10,000 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%। तो अभी तक जो हम कहते थे ना कि 1 साल के बाद 50,000 इनफ्लो आएगा, या 1 साल के बाद 1 लाख इनफ्लो आएगा, वो फिक्स होता है क्या? वो फिक्स होता है। लेकिन क्या जरूरी है उतना ही आ जाए? ये तो हम यहाँ बैठ के एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग को अगर आप स्टेट्स के साथ मिक्स करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स आएंगे। पॉइंट आया समझ में? अब उन्होंने कहा चलो तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो आउटफ्लो इनफ्लो निकाल लेते हैं फिर इसी में। जरा बताओ, अगर कैश इनफ्लो कितने का है? 8,000 का, और इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, तो कितना आएगा ये? 800। तो यहीं पे लिख दिया मैंने, ये आया 800, उसके बाद 2000, उसके बाद 4800, उसके बाद 2800, उसके बाद 1600। जरा ऐड करो फटाफट से, कितना आएगा ये? 12,000। क्या ये, ध्यान से सुनना, क्या ये अलग अलग ईयर्स हैं या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं? अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, अब मेरा मतलब समझना, अब जरा ए बी सी डी हमने सबको कंसिडर कर लिया है। अब मेरा 1 साल के बाद जो सर्टेन, बिल्कुल जो सर्टेन वाला इनफ्लो है वो कितना है? 12,000। आप मेरी बात समझे? कभी लग रहा था 8,000 आएगा, कभी लग रहा था 10,000, कभी लग रहा था 12,000, कभी लग रहा था 14,000, कभी लग रहा था 16,000। मैंने सभी को इक्वल वेटेज दी और एक इनफ्लो निकाला ईयर 1 का, वो कितना आया? 12,000। अब मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। कितने साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से? 1 साल के। पहले ये चीज समझ आए कि दिया क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताइए, ये था 24,000, तो पहला कितना आएगा इसमें? 2400, उसके बाद 3,000, उसके बाद 8, उसके बाद 1,800, उसके बाद 800। ऐड करो जरा फटाफट से। 16,000। इस 16,000 का पहले मुझे मीनिंग बताओ। देखो कैलकुलेशन एक अलग चीज है, 16,000 है क्या चीज? ये प्रोजेक्ट बी है जिसमें हमने उसके कैश को भी दी वेटेज, उसकी प्रोबेबिलिटी को भी दी वेटेज, और ये ईयर 1 का बस कैश इनफ्लो। कई बार बच्चे क्या समझते हैं, कितने ईयर्स का है? 5 ईयर का, जीटी फैक्टर कर दो 10% का। वो नहीं है, ईयर 1 का, प्रोजेक्ट ए का पहला वाला ईयर 1 का कैश इनफ्लो है, बस बात खत्म। और 1 साल तक ही इनकम कमा के देगा वो। क्या ये बात समझ में? कहीं लिखा है ईयर 2? कहीं लिखा है? नहीं। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? आउटफ्लो कितनी थी देखिए, कितने की आउटफ्लो है? कितने की आउटफ्लो है? 10,000। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, यहीं पे ये, चलो अपने क्वेश्चन में निकाल लेते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। बताओ पहला वाला पेज किसके लिए छोड़ दूं?
सारे क्वेश्चन की टाइप के लिए कि इलस्ट्रेशन 1 में क्या था, इलस्ट्रेशन 2 में क्या था। तो मैंने पहला पेज छोड़ दिया, या पहला पेज ऊपर निकाल लेंगे, बाद में बना लेंगे। यहाँ पे निकालते हैं हम कौन सी इलस्ट्रेशन नंबर है। अब मैं यहाँ पर बस वही पार्ट सॉल्व करूंगा जो हमारा रिमेनिंग है, बाकी आप वहीं से उतार लेंगे पूरा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक्सपेक्टेड एनपीवी, जिसपे से मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल चुका हूं प्रोबेबिलिटी वगैरह सबसे मल्टीप्लाई करके। तो अब क्या करूंगा मैं, एक तो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है ए और प्रोजेक्ट बी। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितने साल वाले निकालूं बताओ, 1 साल वाले। तो यहां पर मैंने लिखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितने परसेंट, 10%। कितना आएगा 0.909, और इसमें कितना आएगा 0.826 नहीं करना है क्योंकि ईयर 1 है दोनों में। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ये दोनों का क्या है ईयर, और ईयर ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसलिए पॉइंट आया समझ। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, क्या वो भी मैंने निकाल लिए हैं। यस, कितना था 12,000 और 16,000। जरा इसके प्रेजेंट वैल्यू बताइए, 10,908 और 14,554। अब मैंने टेबल इस तरीके से बता दिया है कि मेरी एनपीवी कैसे निकलेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप बताओ क्या करूं कि टेबल में ही एनपीवी आ जाए। 544 कर देंगे, कोई नहीं। बताओ जरा मेरा यहीं पे एनपीवी निकल जाए, ऐसी कोई ट्रिक बताओ मुझे। यहाँ पर टेबल में ही 544, यहीं पे मैं किस चीज का, आउटफ्लो का अगर कॉलम बना लूं तो क्या अगला कॉलम एनपीवी का होगा। तो स्टेटमेंट को हम अपनी मर्जी से कैसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। और आउटफ्लो कितनी थी इस क्वेश्चन में, 10,000। तो लास्ट में जो बचने वाली फिगर होगी वो क्या होगी, एनपीवी। कितना आया 908 4544। क्वेश्चन समझ आया। बताओ कैपिटल बजटिंग वाला क्वेश्चन मुश्किल था या ये वाला। कैपिटल बजटिंग वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है, इस वाले क्वेश्चन में बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए करना क्या। जब बार बार कंफ्यूजन क्या आएगी कि ये जब मेरे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने ईयर्स क्यों नहीं ली, समझ में आया। और फिर दूसरी चीज, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 800 ये 800 आ गया, अब इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर कितना आया 2000, फिर उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हमने वही किया है, यस, लेकिन कितनी बार में, एक बार में। क्या हमने सभी के इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं कैश फ्लोज की, यस, लेकिन ऐड करके। पॉइंट आया समझ, काम हमने वही किया है। ठीक, तो ये था कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं अगर इसके नोट बनवाऊं आपसे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के, तो बताओ इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में क्या खास बात थी। एक तो प्रोबेबिलिटी, करना क्या क्या है ये पहले लिखना पड़ेगा आपको, अभी क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ जाएगी, फिर कहोगे सच में कुछ नहीं याद कि क्या किया था। प्लस ईयर कितने हैं, ईयर ओनली 1, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बस खत्म। पॉइंट आया समझ में। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लोज कितने साल के दिए हुए हैं। यहां हो गई दिक्कत, अभी तक कितने साल के लिए था, 1 साल। तो क्या ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन से अलग कैसे हो गया, ऑलरेडी कि इसमें अलग अलग साल हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ये रहा ईयर 1 के लिए, ये रहा ईयर 2 के लिए, ये रहा ईयर 3 के लिए। कैश फ्लोज ये क्या दिए हुए, क्या मैं इसे मान लू कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, वही दिया हुआ है। क्या ये वही है जो हम इवेंट्स दे रहे हैं, लेकिन क्या ईयर चेंज हो गए हैं, यस। उस वाले में क्या था, यहां पर प्रोजेक्ट्स लिखे हुए थे और यहां पर इवेंट्स थे, लेकिन अब प्रोजेक्ट्स नहीं लिखे हुए, क्या लिखे हुए, इवेंट्स यहां पर मान लीजिए आप, और अलग अलग साल हैं। अब क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेट क्या करना है, ये पढ़िए। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, 10% डिस्काउंट रेट है इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000। अब क्या क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करके बताओ। पहले वाले का 200, 800, 1800, 8000, इसमें दिख नहीं रहा क्या, अच्छा कितना है, ऐड करके कितना आया 6000, ठीक है। उसके बाद अगला वाला, इसमें 400, 1200, 2400 और 800, टोटल कितना आएगा 4800। उसके बाद ये कितना आएगा 600, 1600, गलत मत कराओ नालायक, 800, ये कितना आया 4000। अब मुझे बता सकता है कोई बच्चा, में मुझे क्या करना चाहिए, 4200। तो पहले 4000 बोलोगे। अब क्या करेंगे, मेरे पास 3 ईयर की कैश इनफ्लोज आ गई है,
और पीवीएस से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आउटफ्लो आ जाएगा जैसा हम पहले करते। तो मैं यहीं पे टेबल बना रहा हूँ, पहले ईयर लिख दिया मैंने। कितने ईयर्स है हमारे पास? 3। एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ईयर कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद कैश। एक्सपेक्टेड वर्ड लिखना जरूरी है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना? 6,4800 और 4,200। ये तुम नहीं बताया था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसके हिसाब से निकालने हैं? 9% के हिसाब से, 10% के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो कितना आएगा? 0.909, 0.826, 0.77। ये आपको याद भी हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ये आगे प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट वाला 3154, 5454, लास्ट वाला 3154, 3154, हाँ 3965। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, क्या मैं एक और आउटफ्लो का कॉलम बना के एनपीवी निकाल दूं? कारण क्योंकि ये अलग अलग साल है। आप मेरी बात समझ गए? तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन में किया करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितना? 12,573। इसमें से माइनस क्या करेंगे? आउटफ्लो। और आउटफ्लो कितना था क्वेश्चन में? 10,000। 2573। इसमें मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स थे बताओ? एक ही प्रोजेक्ट था। तो आंसर कैसे दूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए? एक ही है तो आंसर कैसे देंगे? एनपीवी के बेस पे कि ये वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। अब मैं एक बार आपकी कैलकुलेशन की एफिशिएंसी चेक कर लेता हूं। 2573। अरे वाह, 2573। ठीक, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट आया इलस्ट्रेशन नंबर 3। लेकिन परेशानी आ गई है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं पूछ लूं, वेरिएंस होता क्या है? बस मुझे इतना बता दो, छोड़ो कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। वेरी गुड। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट। अगर ऐसे समझाने लगे तो बच्चा बर्बाद है। बताइए क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? पता नहीं है। हाँ वो तो देखो हिंदी कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार आंसर नहीं निकालना है, मैंने क्या कहा मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट है कहता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों आया फिर मैं बताऊंगा। अरे हाँ तो क्या करते हैं इसे निकाल के? क्या पता चलता है इससे? हमारे बिल्कुल सही बताया उन्होंने। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चेंज कितना आ रहा है इससे फर्क पड़ता है या नहीं? उसी से रिस्क पता चलेगा। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो रिस्की ज्यादा होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो रिस्की कम होगा। और क्या इसका मतलब ये जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसका वेरिएंस भी ज्यादा होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उसका वेरिएंस भी कम होगा कंपैरेटिवली, अगर दोनों से कंपेयर करें तो। फिर एक और वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वो क्या होता है? जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। सेम होता है इसमें। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, और जितना कम होगा उतना कम रिस्क होगा। तो पॉजिटिव रिलेशन है वेरिएंस में भी, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में भी। आगे बात समझ में? ठीक। तो ये तो तुम्हारी नॉलेज का बेड़ा गर्क था। आगे चलते हैं। 800। हाँ, ये करा लो बस, ये करा लो बस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है, क्या मीनिंग है उसके, वो सब छोड़ो, सॉल्व कराओ बस। इलस्ट्रेशन नंबर 3, आंसर नंबर दिस, ये याद रखना है बस। प्रोजेक्ट कौन सा है? हाँ प्रोजेक्ट ए और बी। ये जब क्वेश्चन पढ़ता है ना एग्जाम में तो सॉल्व करने लगता है। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उससे कोई लेना। अगर क्वेश्चन में ये भी लिख देगा ना रिक्वायर्ड नॉट टू कैलकुलेट, ये कहेगा 800, 10,000, पहले पूरा सॉल्व कर देगा। हाँ बाद में पता चलेगा। पॉसिबल इवेंट दिए हुए, प्रोजेक्ट दिया हुआ है ए और बी। पहली चीज ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के जैसा है या सेकंड के जैसा है? फर्स्ट के जैसा है। रीजन भी ईयर्स नहीं है, ईयर्स नहीं। ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? एक तो वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। पहले वेरिएंस निकलता है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। हमारे यहाँ पर पहले वेरिएंस निकलेगा, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे जाएंगे? अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिए। अब हाँ भाई साहब अपना काम शुरू कर दीजिए। ये वाली क्लास, ये वाले करने में सबको मजा आता है। 200, इसके बाद 4800, 2800,
ये नाला है, ये भी गलत कर रहा है। टोटल 12,000। उन्हें तो कंसेप्ट समझाना था ना, अमाउंट लेने में थोड़ी मेहनत लग जाती है। 2400, 3000, 8000, 1800 और 800, ये भी 16,000 आ गए। अब परेशानी वाली बात क्या है, जरा ध्यान से देखिए, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। कैसे? इलस्ट्रेशन नंबर 3, नोट बाद में बनाएंगे, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखो करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, ये देखिए आपने अमाउंट निकाल ली। अब क्या करना है आपको, 8,000 में से माइनस करना है कितना, 12,000, उसका कर दीजिए स्क्वायर, और उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 3 चीज समझ में आई? पहले माइनस अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई भी अमाउंट माइनस में आ सकती है? क्या स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा? करना क्या है, 8,000 माइनस 12,000, तो क्या 4,000 आएगा, वो माइनस में स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, प्लस में। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी से। क्या ये काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं? मैं उसमें टेबल ना बनाऊं तो चलेगा? जरा करके दिखाइए मुझे फटाफट से। डायरेक्ट अमाउंट बतानी, 16 लाख। एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। पहले वाले का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके 16 लाख, उसके बाद 0 तो ये सेम आ जाएंगे, ये दोनों सेम 8 लाख 16 लाख। क्या कह रहे हो? नीचे भी 8 लाख 16 लाख। कैसे? अच्छा वो आगे चला गया ना। क्या आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको? ठीक, कितना आया? 16 और 8 24 48 लाख। प्रोबेबिलिटी लगी ना उसको। अब आपको क्या करना है, 24,000 माइनस 16,000 कितना है, 8,000 का कर दीजिए क्या, स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। 64 लाख 64 लाख और 16 लाख। रट लिए हैं क्या फिगर्स? अच्छा ठीक है, 0 16 लाख 16 लाख 16 लाख और 64 लाख कितने आएगा, जरा ऐड करके बताइए। क्या आ गया, 160 लाख, 1 करोड़ 60। गलत आया गलत आया। ये नालायक तुमने निकलवाया। गलत आया। क्या कहते तुम? 24 लाख और 24 लाख। 24 64 की जगह 16 की जगह 24 करो। नीचे वाले 16 की जगह वो रेट बदल दी, प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी। ये नहीं 16 की जगह 24। तुम ही गलती कर सकते हो क्या, नालायक। 1 करोड़ 66 लाख। कितना है? 76 लाख, 1 करोड़ 66 लाख ये टोटल। 1.76 या 176 लैक्स लिख देते हैं। हाँ, अब बस आपको क्या करना है, ये क्या निकल के आया है, वेरिएंस। ये वेरिएंस निकल के आया है। इस वेरिएंस में से क्या चाहिए हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करेंगे, अंडर रूट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले इसका बताओ, इसका 21, अरे इसका बताओ ना नालायक। 48 लैक्स 2191, ठीक है, और ये कितना आएगा 4195। आपका नहीं आ रहा है कैलकुलेटर पे, करना क्या है 176 का 176 लैक्स पूरा लिखो। 13.2 आ रहा। 48 लैक्स पूरा लिखना है, एल मत लगाना वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या? अच्छा हाँ, इंटू 1 लाख। अरे वाह भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। इतने शॉर्टकट में बड़ी खतरा हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच प्रोजेक्ट इज मोर रिस्की, तो कौन सा बताओगे? प्रोजेक्ट नंबर बी इज मोर रिस्की। पॉइंट आया समझ में? हालांकि देख लेते हैं कि इन्होंने क्या निकाला है। 21 आपका कितना आया था 91 और इसका था 2190। हाँ तो ठीक है इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4195 है और ये रहा 419। उन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन की है मुझे पता नहीं, लेकिन आप कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे वो मैं बता देता हूँ। पॉइंट आया समझ? तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक की तो ये पूरी स्टेटमेंट आप दोबारा बनाएंगे। आप ऐसे ही लिखेंगे पॉसिबिलिटी इवेंट, फिर उसके बाद कैश फ्लो लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। मतलब पूरे इस तरीके से आपको टेबल्स बनाने हैं और जो वर्किंग है उसको सामने करके दिखाना है। स्टडी मैट में हो रखी है वो एक अलग बात है, आपको कैसे दिखानी है वो एक अलग बात है। तो पहले तो ये थे इवेंट। कितने इवेंट थे? 5 इवेंट थे। कौन कौन से? A B C D
ई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन था, बिल्कुल इन्हीं के जैसा बनाना है, कहीं चेंज ही नहीं करना। पहले कौन सा प्रोजेक्ट, तो सब कुछ पहले प्रोजेक्ट ए का लिख लेंगे, फिर उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी, और इसको दो पार्ट में बांट देंगे। पहले प्रोजेक्ट ए का क्या लिखना है, हमें कैश फ्लो लिखना है, कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। फिर उसके बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहां पर, मान लीजिए कैश फ्लो है तो आपको कैश फ्लो में से अमाउंट माइनस करनी है। जैसे मान लीजिए कैश फ्लो है, माइनस जो टोटल अमाउंट आएगी, कितना आया था वो 12,000, माइनस 12,000 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसमें, वेरिएंस लिख लो, और भी अच्छी बात है, ये लो वेरिएंस। हाँ नीचे वो तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगी। अब बताइए कैश फ्लो कितने थे क्वेश्चन में, 8, 10, 12, 14, 16। हाँ जी 8,000, 10,000। मैं एक एक करके दिखा रहा हूं आपको, ए प्रोजेक्ट, दूसरा 14,000, 16,000। प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी थी, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। अब एक्सपेक्टेड कितना निकाला था हमने, 800, 2,000, 2,800 और 4,800, 2,800, 1,600। ये टोटल आया था 12,000। अब बस एक की कंप्यूटेशन अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो कि ये वाला जो हमने वेरिएंस निकाला है कैसे निकाला है। नोट में एक का दिखाना है बस, सबका नहीं दिखाया है, नए एग्जाम में इतना टाइम होता है। वेरिएंस ए प्रोजेक्ट का आपने कैसे निकाला, कितना अमाउंट है, 8,000 माइनस 12,000 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.1, कितनी 16 लाख। पॉइंट आया समझ, इस तरीके से हमने निकाला है। और आपको पूरे निकालने की बात बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में यही बहुत दिक्कत कर जाते हैं कि बच्चे सारे लिख के दिखाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। लेबरी का एग्जाम नहीं है कि आपने पूरा कैसे दिखाया, आपने कंसेप्ट है एंड उसके बाद नीचे आप नोट लिख सकते हैं, अदर्स आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। अदर्स आर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि उन्हें पता है बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि आगे वाला दिखा देगा इसमें। पॉइंट आया ना? ये आप ये अब आगे कैसे लिखना है, पहले वाले का वेरिएंस क्या आया था 16 लाख, उसके अच्छा एक चीज जरा ध्यान रखना, एक चीज जरा ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि पूरे अमाउंट्स में पूरी पूरी जीरो नहीं लिखनी है तो ये वाले वेरिएंस के नीचे लिख देना अमाउंट्स इन लैक्स, और अब आप लिख सकते हैं 16, 8, 0, 8, 16, ये आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट है तो एक ही तरीके का है तो फिर पूरी पूरी जीरो लिखनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आप लिखेंगे 48 लाख पूरा, तो वो समझ जाएगा कि बस आपने ऊपर ऊपर दिखाया। कैसे भी शो कर सकते हैं, मतलब आप लेबरी नहीं करना, आपको स्मार्ट मूव करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे प्रोजेक्ट बी के लिए निकालेंगे और कंप्यूटेशन नीचे दिखा देंगे। क्या समझ में आ गया, आगे चल सकते हैं। ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी, इलस्ट्रेशन 1 में क्या था बताओ, वो हम लिख चुके हैं, सब कुछ था उसके अंदर। अब दूसरी इलस्ट्रेशन कौन सी है, 2 में क्या लिखेंगे बताइए। इसमें प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी सेम रहेगा, लेकिन मोर देन ईयर 1। फिर आ गए हम नोट नंबर किस पे, 3 पे। इसका आप बताओ इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, ईयर 1 है, हाँ जी। अब यहां पर देखो आप नई चीज लिखना, क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में है स्टैंडर्ड डेविएशन भी है प्लस वेरिएंस भी है। एक एक चीज क्यों लिखनी जरूरी होती है, क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में है, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी, इलस्ट्रेशन नंबर 3। फिर आ गए हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। उसने क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कौन से प्रोजेक्ट का, ए और बी का। क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने से पहले मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालना पड़ेगा, यस। तो पहले तो वेरिएंस ही निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना आप दोनों प्रोजेक्ट बी का निकाल के रखेंगे और आप तीनों प्रोजेक्ट ए का। किसका, तो ठीक है, सिर्फ बी का निकालो सब, बी वाले का, वो नहीं है अमाउंट्स, वो नहीं है। अरे नालायक, उस कॉपी को हटाओ वहां से, खोल के बैठा रखे हैं वहां पे।
निकाल, हाँ लग रहा है भाई। अबे दिक्कत नहीं चलो चलो, नहीं नहीं, अरे नहीं, वेरिएंस निकालो, हाँ वेरिएंस निकालो। ये क्या है ये बीटीएस ये इससे ही बर्बाद है दुनिया। उस समय कोई रजिस्टर था नहीं दुकान में। ऑर्डर कर दे मेरे को। भाई मैं हाथ पे लिख लेता, लेकिन इन्हें नहीं खरीदता मैं रजिस्टर। और खास बात ये तो ना तो हिंदी में गाते हैं ना इंग्लिश में, तो समझ में कैसे आता है। ना लगी लेवल पे चल रहा है। भाई प्रोजेक्ट बी का निकालना है ना। हाँ बस प्रोजेक्ट बी का आपको वेरिएंस बताना है जल्दी से। नहीं निकालो जल्दी जल्दी, नहीं 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 जल्दी निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, आप ही बताओगे। अब मैं फिगर चेंज कर दूंगा, देखो वेरिएंस बता देना। सेम आ रहा है 41 नहीं वो निकाल के पता चलेगा ना। ठीक है, नहीं अब स्क्वायर आ गया, लिख दिया 4195। अच्छा आया है, ठीक है। मैंने कल लिख दिया, कह रहा है हाँ। कई बार बच्चे लिख दिया मैंने बाहर। नहीं नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्या आंसर आ रहा है 4195, तो मुझे दिखाने के लिए क्या करें, आप नहीं कर रहे, कर रहे, फिर अब दूसरे बच्चे ने बता दिया 4195। आ गया क्या? हाँ सौरभ अरे हमारे को पॉइंट ठीक है। तो ये रहा इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कैसे निकालना है, जो आपका आंसर आया है उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आपका मीन और मल्टीप्लाइड बाय 100 जिसे बोलते नहीं करना, हालांकि परसेंटेज में बताते नहीं, तो बस सिंपल। तो इसका क्या फॉर्मूला, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपने जो आंसर निकाला था वो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको डिवाइड कैसे करते हैं, मीन से। और मीन क्या आता है, जो आप मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करके जो टोटल करते हैं, बस वो। ठीक है, नेक्स्ट चले हम उसके बाद आगे। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थी हमारी जो भी थी। अब आगे कन्वेंशनल मतलब देसी तरीका। क्या है देसी तरीका, देखिए यह है सबसे आसान और सबसे डराने वाली इलस्ट्रेशन। मैं लिख भी दूं इसमें, सबसे आसान। क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताना जरा इसमें कौन सी नई बात है। ठीक है आप लोग, एन एंटरप्राइज इन इन्वेस्टिंग कितना है, 100 लाख। प्रोजेक्ट है, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, इज 7%। क्या है 7% हमारे लिए? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हमारे लिए क्या है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? कुछ नहीं, क्या है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। पहले वाला लिखा था रिस्क फ्री, मतलब कुछ भी नहीं करोगे तो 7% तो मिल ही जाएगा। और अगर रिस्क लोगे तो कितना मिल जाएगा, तो यानी कि टोटल कितना मिल जाएगा, 14%। लाइफ कितनी है, 5 साल। फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये है कैश फ्लो, नालायक अलग अलग है, वरना जीटी फैक्टर कर देते हैं। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो क्या पूछ रहा है वो, बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड, नॉट रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम भी 7% है, रिस्क फ्री भी 7% है। तो उसने कहा एडजस्ट करो पहले। एडजस्ट मतलब ओरिजिनल तो 7% पे निकलेगा एक बार आंसर, और दूसरी बार 14% पे। तो ये है रिस्क फ्री, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 7%। और अगर मैं बोलूं रिस्क एडजस्टेड रेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो रिस्क फ्री कितना है प्लस रिस्क पे मार्केट प्रीमियम कितना है मार्केट में, तो कितना आ जाएगा ये 7% प्लस 7%, और इस रेट को कर देंगे 14%। यही बात समझ में? तो क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन वगैरह की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? रीजन कैश फ्लो ही आगे बात समझ में? तो 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार 7% से, एक बार 14% से, और ये इन्होंने किया है। देखो पहले एक बार कितना, हाँ जी आउटफ्लो ऊपर ही दिया था 100 लाख सबसे पहले, तो 2 बार इन पे भी निकालने का कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फिर आ गए हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ये रही इलस्ट्रेशन। इफ इन्वेस्टमेंट, कई बार रिस्क एडजस्टेड जो ये वाला चैप्टर है हमारा, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगर कैपिटल बजटिंग आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन 5, उसमें बस रेट्स चेंज करने थे। तो इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की कॉस्ट कितनी है, 45 लाख। क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। रिस्क फ्री रेट कितना है, 5%। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। अब परेशानी क्या आ गई, बच्चा यही देख के उसे शॉक हो गया कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। केवल है उसको सिंपल कर दो 5% से। कि देखो हमने सब कुछ पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ी,
स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, टीचर ने ये तो पढ़ा है, लेकिन करना क्या था इसमें बताओ? कर दो और बस मल्टीप्लाई करना था। और ये ईयर्स है क्या? यस, और डिस्काउंटिंग फैक्टर और रेट कितना है डिस्काउंटिंग फैक्टर का? 5%। बस सॉल्व करना था एनपीवी। ये है इसमें स्टैट्स, खतरनाक स्टैट्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बताइए तो जरूर कितना आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे निकाल के बताओ जरा, कैलकुलेटर चलाना सीखो तुम। मुझे बिना कहीं भी कॉपी में लिखे हुए आंसर चाहिए। अब आप कैसे निकालेंगे वो आपकी टेंशन है, मुझे नहीं पता। आप वही तो चेक करें ना, देखते हैं कैसे लिखोगे तुम। कैलकुलेटर प्लस दिमाग दोनों लगेगा इसमें। हाँ, हो गई ना? बिना कॉपी और पेन चलाए जरा इसका मुझे वो बताइए आप, एनपीवी आप बताएंगे? गगन बताएगा बस कैलकुलेटर से सॉल्व करके। जैसे पहला बताया था। क्या करना है इसमें? चलो लिख लो, लिख लो, लिख के बताओ, फटाफट बताओ। इसमें साइन थीटा की वैल्यू लेनी है, इसमें कॉस की नहीं, और तब सॉल्व करना है। हाँ, एनपीवी बताना है। आपका भी यही आ रहा है? आंसर खोल के क्यों बैठे हो तुम? नालायक, बंद करो उसे। ये मैंने खोला हुआ है ना क्वेश्चन यहाँ पे, तो इलस्ट्रेशन खोल के बैठ गया। अगर कहीं इन बिटवीन तुम अटक गए, कुछ गलत कर रहे होगे, तो सामने खुला हुआ है तो पकड़ लोगे ना उसको। अच्छा अच्छा, सीधा एनपीवी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, समझ गया, समझ गया। इसका मतलब कोशिश की ना तुमने समझने की, नालायक। इसका मतलब क्या है? ट्राई किया तुमने पूरा समझने का उसको। 531 आया कुछ? 435 कुछ नहीं आया। क्या करना है इसमें? मल्टीप्लाई करना है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है 5% के रेट से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख के, हाँ हाँ बस। अरे ये इनफ्लो है, ये इसकी इक्विवेलेंट फैक्टर है कि इतना आएगा, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। बस क्या करना है इसमें? 5% का बताना जरा एक बार, कितना आएगा? 0.952 0.952 907 863 822। बस क्या करना है? अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो तीना A इंटू B इंटू C करना है बस। देखो ये जो तरीका है ना, इससे मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या करते हैं। तो टेबल बना के किया करो हमेशा। हाँ, नहीं उसका मतलब वही है ना, हम करते हैं 1 डिवाइड बाय 1.105, तो वही है। फिर हम एक बार और दबा देते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, एक बार और तो 3 बार और 4 करते वही, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। अरे वो कुछ नहीं, छोटी मोटी बात है। एफएम है ये, एफएम 3-4 हजार में ज्यादा बात नहीं करते। ये बताओ तुम्हारा डिसीजन बदला नहीं बदला? नहीं, बस बात खत्म। अब ये आ रहा है कि 5 लाख से ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। हाँ, तो ये मत कहना कि ये एफएम है, एफएम। देखो, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है? और सेंसिटिव एनालिसिस करना है आपको इसमें। अरे 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 अरे, बस 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 बस। जहां ये क्वेश्चन आ गया, मतलब वहां एक बच्चा खुश होगा और एक वही बच्चा थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा दुखी। नंबर बस थोड़ा कारण क्या है इसमें जरा समझना। जरा पहले तो एक क्वेश्चन का नॉर्मल एनपीवी निकाल सकते हैं क्या? पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट क्या है? ये क्या है? ये आउटफ्लो। उसके बाद एनुअल यूनिट सेल्स 5 करोड़। पहली चीज क्या है? यूनिट्स है या अमाउंट है? यूनिट से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें यूनिट है यहाँ पर। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है?
100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 50, फिक्स कॉस्ट 50 करोड़, डिस्काउंट रेट क्या है 6%। खास बात क्या, हर साल का इनफ्लो आउटफ्लो सेम रहेगा, हर साल का। तो क्या एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? यस। और खास बात क्या है उससे भी ज्यादा, क्या डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करें या ना करें? जल्दी बताइए, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, इससे ऊपर है ही नहीं क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन आएगा कहां से? मशीन का देखो भाई, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है 400 करोड़, और उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करूं भी तो क्यों करूं? टैक्स रेट है क्या? तब भी नहीं करेंगे वो तो फटाफट से करिए, फटाफट से। करना क्या है जरा देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 बताऊं या कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करोगे? करो कैलकुलेटर पे सॉल्व। सेल्स लिखो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, 3 साल का है। कितने साल का है लाइफ? नीचे देखिए, नीचे 3 साल है 3 साल है लाइफ, और और रेट जो है 6% है। सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउटफ्लो निकालिए, माइनस कर दीजिए उसमें से 400 करोड़। आप अपना क्वेश्चन करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीवी आएगा एक्स्ट्रा। आपने क्या निकाला है अभी? 1 साल की इनफ्लो आ गई आपकी 200 करोड़ आ भाई, 200 करोड़। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जीटी करना है आपको 6% 3 साल के लिए। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जीटी कर लीजिए और उसको सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया? 534 आ गए। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है। कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है ये? 124 करोड़ आ गए। इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक भी इलस्ट्रेशन तुमने पूरी नहीं करनी थी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। क्या इसको कर दूं? ये समझ आ गई? ये भी हो जाएगी। नोट्स बना दो इसके। अब हाँ, इसके नोट्स में बना दो, ठीक है। तो कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, वो आपने निकाल लिया। कितना आया एनपीवी? 134 करोड़। आपका आया? अभी नहीं आया। सुनो 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 सुनो, पहले आपने कैलकुलेटर पे लिखिए फटाफट से। एनुअल यूनिट सेल्स कितनी है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ लिखिए कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाइड में सीधा 50 कर दीजिए। कारण सेलिंग प्राइस 100 है, उसमें से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वो 50 है। क्या आ गया आपके पास? कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। अभी एरर आ जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 500 करोड़ तो 50। 5 करोड़ माइनस करने हैं। 5 करोड़ में कितनी जीरो होती है? ठीक है, माइनस करो। कितना आ गया? 5 करोड़ को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 करोड़ आ गया। 250 करोड़ में से का है फिक्स कॉस्ट? ये 50, तो 200 करोड़ आ गया। अब वो 200 करोड़ आपके हर साल की इनफ्लो है, उसमें से आपको क्या करना है? 1 डिवाइड बाई 1.06। क्या कर रहे हो उसमें? 1 1 2 3 जीटी कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 200 से। क्या आ गया? ये आपका एनुअल इनफ्लो आ गया, और इसमें से माइनस कर देंगे अगर आप इनिशियल 400 माइनस 400, ये आ गया आपका एनपीवी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, 134। अच्छा, क्या उन्होंने एक्सपेंड किया है अमाउंट्स को? नहीं। तो बेवकूफी हो गया अमाउंट्स को एक्सपेंड करना। अब उसके बाद क्वेश्चन का, ये वाली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन जहां खेल गया वो कौन सा है? सेकंड पार्ट। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ए प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसिडरिंग अ 2.5% एडवर्स। एडवर्स का मतलब नेगेटिव वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। ईच वेरिएबल का मतलब क्या? यहाँ पे आपको कुछ चीजें गिवन है। हाँ। तो पहले, अब ये कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? जरा छठे को छोड़ दीजिए बस। 5 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन 5 बार और सॉल्व होगा। कैसे 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 कैसे? अभी के लिए सुनो सुनो सुनो। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? पहले ये बताओ, कितने परसेंट बढ़ानी है? 2.5%। तो बताओ। तो ये आ जाएगी 410 करोड़। तो एक बार आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? इसको 410 करोड़ कर देंगे और बाकी सबको सेम रखेंगे। तो एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आया पहले ये दिखाएंगे। तो वो वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर दूसरा, फिर आई एनुअल यूनिट की सेल्स। एडवर्स इंपैक्ट का मतलब माइनस, यानी सेल्स की यूनिट्स कम हो जाएंगे। 875 करोड़। तो दूसरे वाला जब आप पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें जो आउटफ्लो होगी वो 400 करोड़ ही रहेगी। ध्यान से समझना, आउटफ्लो 400 करोड़ ही रहेगी, बस चेंज क्या करेंगे? यूनिट्स। पॉइंट आया समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद सेलिंग प्राइस का क्या करें बताओ? माइनस 2.5%। तो जब आप करेंगे यूनिट्स हो तो एक ही बात है। अलग अलग वेरिएबल है, पहले आपकी यूनिट्स कम होंगी, फिर आपने सेलिंग प्राइस कम कर दी, दोनों अलग चीजें। उसके बाद 50 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, बताओ बढ़ाओ या कम करो? एडवर्स का मतलब बढ़ाएंगे। कितना?
51.25। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे। अब ये मत कहना फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, पढ़ा था हमने, कितना बढ़ाना ही पड़ेगा, कितना, 51.25। बस आपको हर एक बार तो चेंज्ड इन्फॉर्मेशन लेनी है और एक बार सिमिलर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे एनपीवी पे इंपैक्ट आता रहेगा। जैसे इन्होंने एक टेबल बना दी है, उन्होंने कहा पहले हम इनिशियल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, फिर हम यूनिट को, फिर हम इसको कॉस्ट को, फिर हम फिक्स कॉस्ट को, फिर हम इस तरीके से बढ़ाते और कम करते हुए जा रहे हैं। लास्ट में एनपीवी पे इंपैक्ट आएगा। जैसे पहली बार वाला आपका एनपीवी यही आया था, दूसरे बार वाला एनपी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। आपको देखना है सबसे ज्यादा जिसमें कम हो गया वही सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। क्या ऑलमोस्ट सभी में चेंज कम हो रहा है, पहले तो ये चेक कर लो। 134 से क्या आगे जितने भी आने वाले एनपीवीज हैं क्या सभी कम है? आंसर इज यस। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि वो नेगेटिव होना था। अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है बताओ? 101 का मतलब क्या था इसमें? अगर आप सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देंगे तो एनपीवी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा। अ स्मॉल चेंज इन सेलिंग प्राइस मतलब एन इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल द वेरिएबल्स विल लीड टू डिफरेंट एनपीवीज। कितना भी आप बराबर चेंज कर लीजिए, एनपीवी अलग अलग चेंज परसेंटेज पे आएगा। अब जो इन्होंने नीचे निकाला है ये कैसे निकालते हैं बस वो समझा दो मुझे। ये वाला चेंज डिवाइड बाय बेस इनटू 100, मतलब आप इन दोनों में से इसको माइनस करिए, फिर अपोन में फिर यही रख दीजिए और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, देन दिस मच परसेंटेज चेंज विल लीड टू एडवर्स इंपैक्ट। तो ये आ गया पॉइंट, आया समझ? तो उसने ये जो वेरिएशन आई है उसको परसेंटेज के टर्म्स में दिखा दिया है। क्या क्वेश्चन में कोई परेशानी है? सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब सेंसिटिविटी मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तो आपको मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल ढूंढना था इसके अंदर। क्वेश्चन समझ में आया? और ये एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है पेपर में। एक बार हमने रिस्क एनालिसिस का एक बार कर लिया। ये हमने बीच में चैप्टर क्यों ऐड कर दिया है? क्योंकि हम कभी क्वेश्चन करने जाएंगे तो कभी कैपिटल बजटिंग का मिलेगा, कभी रिस्क का मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्क एनालिसिस को पहले खत्म कर लेंगे, फिर एक ही बार कैपिटल बजटिंग के एग्जाम के क्वेश्चन। फिर हम ये नहीं करेंगे इसको छोड़ दो या उसको छोड़। आईआरआर हमने खत्म कर लिया है, तो अब कोई टॉपिक बचा है क्या हमारा? कैपिटल बजटिंग में कोई टॉपिक नहीं बचा। प्लस अब रिस्क एनालिसिस खत्म कर लेंगे। तो जब एमआईआर का आज तो कोई क्वेश्चन आया नहीं और ना आएगा, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे उसको। हाँ वो टॉपिक है, मतलब ठीक है सही है, वैसे याद होना चाहिए। फिर आ गए हम 8th में। अच्छा, अब जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं ना उसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे एक एबीसी लिमिटेड एबीसी कॉस्टिंग चैप्टर था आपका, एबीसी टेक्निक याद है कि हर एक क्वेश्चन में अलग टाइप की टेक्निक बेस अपने खुद ही निकालने होते, तो उसका क्वेश्चन डराता था। ऐसे ही रिस्क एनालिसिस के क्वेश्चन डराएंगे आपको। स्टेट्स, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट, पता नहीं क्या, सिक्का उछल गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। पॉइंट आया, वो ज्यादा डराता था। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने किया हुआ है ना, तो बताना जरा क्या करेंगे इसमें। खास बात है रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग की ये नहीं कि तुमने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो याद रहेगा, ना ना ना। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना अपने कि क्या किया था हिंदी में, हिंदी वो मैंने लिखा है। अच्छा, आपने से भी लिखा हो तब भी याद नहीं रहता, तो पहले लिखना पड़ेगा फिर याद करना पड़ेगा। उसको क्या करना है पढ़िए। XYZ लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट कौन सा? A विद एन इनिशियल आउटफ्लो कितना? 14 lakhs एंड द पॉसिबल 3 कैश फ्लोज अटैच विद द प्रोजेक्ट कितने हैं? ये रहे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ये 3 केसेस हैं, फर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली और बेस्ट केस। मोस्ट लाइकली को मैं नॉर्मल मान लूं क्या, और बेस्ट अलग ही है। तो मुझे क्या करना है, तीनों के केस में एनपीवी निकालना है, बस बात खत्म। जैसे ईयर 1 है, फिर उसके बाद ईयर 2 है, फिर उसके बाद ईयर 3 है। तो पहले समझिए कि क्वेश्चन में आपको बस ये दिया हुआ है जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, बस ये है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या आप एनपीवी निकाल सकते हैं? मान लीजिए और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ईयर्स गिवन है और आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका इसकी कैश फ्लो दी हुई है, तो क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यस, सिंपल तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करेंगे बस। फिर उसके बाद मान लीजिए खाली ये क्वेश्चन है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, फिर मान लीजिए खाली ये क्वेश्चन है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। दिक्कत कहाँ आएगी? इंग्लिश में आ गई। तो मतलब 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। अब अज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 9%, डिटरमाइन द एनपीवी इन ईच सिनेरियो। तो क्वेश्चन खत्म, वो आपने सॉल्व कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद करना कैसे है जरा मैं एक बार आपको टेबल बना के बता दूं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 7 ही था। 8 3 क्वेश्चन मानेंगे तो सही, लेकिन अगर 3 बार टेबल बनाने बैठ गए ना अर्श जी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे जरा ये देखिए। आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे ईयर,
ईयर कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और नाम क्या था उसका? पहले तो वर्स्ट केस, और बेस्ट। वर्स्ट हो गया, मोस्ट लाइकली हो गया और बेस्ट केस हो गया। और हालांकि अगले वाले के लिए भी आप इसी में बना सकते थे, लेकिन बनाना मत, क्योंकि वो अलग पार्ट में पूछा गया है। अब वर्स्ट केस के मुझे क्या पता होंगे? मुझे वर्स्ट केस का कैश फ्लो पता होगा, फिर उसके बाद मुझे उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता होगा, फिर उसके बाद मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पता होगी। क्या ये बात समझ में आई? तो कितना है कैश फ्लो? 450, 400 और 700। क्या ओपन करूं या रहने दो? रहने देते हैं। कितना है? 450, 400 और 700। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस रेट से निकालना है क्वेश्चन में? 9% से। जरा निकाल के बताओ मुझे। पहला आगे 917 0.917 841 772। प्रेजेंट वैल्यू बताइए फटाफट से। एक और क्वेश्चन देखो। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 540 लास्ट वाले का, 413। 412.65 आ रहा है। कोई बात नहीं, पॉइंट में ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। 412.65 पहले वाले का 412.65। आप एप्रोक्सीमेशन ना करें, क्योंकि वो थाउजेंड्स में अमाउंट है, करोड़ में होता है तो एक अलग बात है। 0.4 336.4। उसके बाद अब आप आ जाइए मोस्ट लाइकली में। मोस्ट लाइकली में फिर से क्या लिखना पड़ेगा आपको? कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू और ये। तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे इसको? छोड़ देते हैं। इसी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी बता दीजिए फटाफट से। ये आगे टोटल इसका 1289.45। क्या लिखेंगे इसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश फ्लो। कितना आया? कितना? 1289.45। 1289.45। उर्दू भी लगा देते बीच में, ना लाए। माइनस आउटफ्लो, वो कितना है? आउटफ्लो 1400। तो क्या पहले वाले में एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा? 110.55। क्यों आया बताओ नेगेटिव? क्योंकि वर्स्ट केस है, इसलिए आया। दूसरा, चलो कर ही रहे हैं तो सॉल्व कर ही दो, या आप कर लेंगे? इजी है। ब्रैकेट लगाते किसमें? एनपीवी वाले में। ठीक है। अब देखो कमाल की चीज क्या, यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर बच्चे को पहली बार ये क्वेश्चन दिखा दो तो मान लेगा कि यही वाला है जो मैं छोड़ने वाला हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में है क्या, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, इवेंट्स कितने हैं, ईयर कितने हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे वाली दिक्कत वाली बात आई कैसे? इफ XYZ Limited is certain about most likely result in the first 2 years। most likely कितने हैं? 550 और 450। उसके बाद बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो। तो अनसर्टेन है तो मतलब वर्स्ट केस। इसे कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म दैट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल इनकम्स इन फ्यूचर। ऐसा था अकाउंट्स में। ठीक। अब अरे भाई साहब बस अब कितने साल हैं? 3 साल है। अब आपने एक और केस बना लिया इधर और उसके सामने लिखा 550, 450 और 700 और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप मेरी बात समझ में? इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है दैट ही इज सर्टेन। तो ईयर 1 का एक का इसका ले लेंगे, 2 का इसका ले लेंगे, 3 का उसका ले लेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन बना के आपको थर्ड बार क्वेश्चन सॉल्व करना, 4th टाइम। क्या ये हो जाएगा? तो जब आप इसके अंदर इधर लिखेंगे, इसका नाम आप लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, बी पार्ट बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। आगे बात समझे? ईयर कितने? 3 ईयर। ईयर 1 कर लेंगे, मैं बस दिखा रहा हूं आपको दिखाना कैसे है इसमें। और यहाँ पर क्या है? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। कितने कितने आएंगे? 550, 450, 700। लास्ट वाले का 400 कहाँ है? 550, 400। मैंने 700 बोलने से पहले 450। बस इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और एनपीवी निकालना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का सॉल्व हो सकता है। ठीक है। हाँ, मैंने 700 बोलने से 450। और खास बात यही पीडीएफ तुम्हें मिलने वाली है। एक एनपीवी हम चेक करेंगे। हमारा एक एनपीवी क्या आया था? 110.15 और उनका कितना आया है? 110.55 आया है। इतना चल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद शिवम लिमिटेड इज कंसिडर्ड टू ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट कितनी है? 12,000। बी की कितनी है? 11,000। यू हैव बीन गिवन नेट कैश फ्लोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या करें? मल्टीप्लाई
बस कितनी बार सिक्के उछले उछले, कितनी बार कार्ड गए, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, बस ये है। हाँ। आपको क्या निकालना है? कंप्यूटर द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ ए एंड बी। क्या आप निकाल सकते हैं? बताना क्या पूछा है ए में? एनपीवी। बस मल्टीप्लाई करके दिखाना है। सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाना है, यही तो दिक्कत है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे मैं क्या निकाल सकता हूं? एनपीवी निकाल। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हटा, पहले मल्टीप्लाई कर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा, निकालते जाओ बस, रिक्वायरमेंट मत पढ़ो। हाँ। दूसरे वाले में क्या पूछा? रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसने क्वेश्चन नहीं बता दिया कि वेरिएंस मत निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना। तो निकालना तो वेरिएंस पड़ेगा ही, और वेरिएंस के बाद बस क्या करना है? स्क्वायर। क्या आ जाएगा उससे? जब क्लास का अंतिम समय चल रहा हो ना, तो अगर बच्चे से मैं बोल दूंगा ना कि सीता जी ने जब रावण को मारा था, वो कहेगा हाँ हाँ सर हाँ, आगे चलो आगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे बताओ? और फिर आप अपने प्रोजेक्ट को दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रिस्क का क्वेश्चन है तो आप रिस्क के बेस पे आंसर देंगे। एक बार एनपीवी कंपेयर करके बता देना, अगर एनपीवी के बेस पे निकाल रहे हो और एक बार रिस्क के बेस पे, हो सकता है दोनों के बेस पे सेम आंसर आए। कंसिडरिंग द रिस्क आंसर वुड बी दिस, कंसिडरिंग द एनपीवी आंसर वुड बी दिस, और हो सकता है कि आपका दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन नहीं पढ़ दो। और बोथ ऑफ दैट इज ऑलमोस्ट सेम। उन्होंने कहा ए एन सी एफ निकालोगे तो सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम है प्रोजेक्ट बी में, तो प्रोजेक्ट बी को ले लेंगे। तो जब आप एनपीवी वगैरह निकालोगे तो हो सकता है वहां पर, और क्वेश्चन ने एनपीवी निकालने के लिए बोला ही नहीं। अच्छा, अभी नहीं प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में जो है ना, अब प्रोबेबिलिटी इंडेक्स के लिए मुझे क्या चाहिए? अच्छा ध्यान सुनो दोनों को लेना पड़ेगा। इसमें रेट ही नहीं है, तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है कैसे निकलेगा? जो ये आएगा ऐड करके वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होगा, उसी से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलेगा, जब रेट ही नहीं है तो। अच्छा ठीक है, आगे बात समझ में? और फिर दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा ना। और उन्होंने कहा दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए आंसर किसके बेस पे दिया गया? रिस्क के बेस पे। पॉइंट आया समझ? फिर से क्वेश्चन आया एक किसका, पढ़िए आप मुझे बताना ऊपर से इलस्ट्रेशन में कौन से टाइप की इलस्ट्रेशन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, चेंज इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में कितनी भी वेरिएबल्स हों, अब आपको सब में चेंज नहीं करना है, तीन बता दिए उसने। पहली बार प्रोजेक्ट कॉस्ट, दूसरी बार एनुअल कैश इनफ्लो, और तीसरी बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उसे नेगेटिव कैसे करेंगे? प्लस करके या माइनस करके? प्लस करके। एनुअल कैश फ्लो है जो कम करके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ, बढ़ा के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और आपके प्रेजेंट वैल्यूज और कम हो जाएंगे। पॉइंट आया समझ? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 10। और चलो आज 10 तक ही रखते हैं, कल की क्लास में से खत्म कर देंगे। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। नहीं, आपको मैंने खाली इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक लाके क्यों रोक दिया? क्योंकि मैं चाहता हूं आप इलस्ट्रेशन 10 तक एक तो क्वेश्चन सॉल्व करें पूरे, प्लस हिंदी में नोट्स बनाए कि किस पॉइंट की वजह से हमने क्या किया। क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्का? अरे भाई एक बार और सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस नोटबुक लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस नोटबुक बना लेना एक और एक बार और सॉल्व कर लेना। ठीक है बस। भाई कॉल के कहता रहता क्या कैलकुलेटर की जगह एक देख दो ही बचे हैं इसमें, बचे सिर्फ दो ही है। एक बेकार है उसमें, दो ही रहते हैं। कोई नहीं, कल 2 इलस्ट्रेशन है और सारे प्रैक्टिकल है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, कल करेंगे उसको। ठीक है, कल थोड़ी सी बड़ी क्लास रखेंगे। ठीक है, अभी आप क्योंकि एक दिन की छुट्टी से आए हैं तो आप ज्यादा काम भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा ईगो का तो करनी है, ईगो करके नो क्वेश्चन वो है ये क्वेश्चन वो बता दो। एक बार से स्टॉप कर देना।